नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है जिसका कि जन्म जो है अलीगढ़ में हुआ है और अलीगढ़ के विद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ है और शायद कुछ दिनों तक पाकिस्तान में भी शायद रहा है। वो इसमें अपने को हिंदू सनातन हिंदू सनातन आस्था का बहुत बड़ा संरक्षक के रूप में पेश करने की कोशिश करते हुए वो मौके बेमौके और बल्कि इनवेरिएबली इस्लाम आस्था पर हमेशा वो आक्रमण जो है वो करता रहता है। भारतीय जनता ताकत दल का ये कहना है कि इस्लाम आस्था हो, चाहे ईसाई आस्था हो, चाहे सिख आस्था हो, चाहे अन्य आस्था हो, सभी आस्थाएं भारतीय जनता ताकत दल बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि वो हिंदू सनातन की ही भांति जो है महान पंथ हैं। उनका बेजा इस्तेमाल करने वाले, उनका गलत इस्तेमाल करने वाले हैं, कट्टरवादी तत्व हैं, आतंकवादी तत्व हैं। समस्या उनसे है, लेकिन जहाँ तक आस्था का सवाल है और मज़हब का और जो है आस्था का सवाल है, एक पंथ का सवाल है, वो अपने आप में महान है। जो कि मैं भी, चूँकि हमारी भी जड़ें जो है वो हिंदू सनातन आस्था के दर्शन से जुड़ी हुई हैं और उसका दर्शन कहता है कि हिंदू सनातन आस्था की महानता उसी में है कि यह दूसरी आस्थाओं को भी उतना ही सम्मान दे जितना कि वो अपनी आस्था को सम्मान देता है। शायद इस हिंदू सनातन आस्था की इस महानता को वो भूल करके वो जो है किसी न किसी बहाने हमेशा जो है वो इस्लाम आस्था पर वो आक्रमण वो करता रहता है। उसके आक्रमण करने से अच्छा एक बात और है, हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन कदाप उसके आक्रमण से विचलित न हो। ऐसे तत्वों ऐसे तत्वों की गतिविधियां हमारे देश में चल रही हैं, तो उसके कहने मात्र से जैसे वो हिंदू सनातन आस्था बहुत पुरातन आस्था है, इस पर कोई आक्षेप करे और तमाम आक्षेप आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है।
उससे उसकी महानता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार पुष्पेंद्र कुशेश के हजारों जो है वो पुष्पेंद्र कुशेश जैसे जो है जो इस्लाम आस्था की महानता है उसको कम नहीं कर सकते। इस्लाम आस्था का जो नुकसान जो हो रहा है वह खुद जो कट्टरवादी तत्व हैं इस्लाम आस्था वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, तो इस्लाम पंथ का नुकसान उनसे हो रहा है। और जो विश्व स्तर पर जो ये आतंकवादी जो संगठन हैं जो इस महान पंथ को ढाल के रूप में एक अपने वो रक्षात्मक एक जो है वो जो कुत्सित उनका जो प्रयास है उससे नुकसान हो रहा है इस्लाम पंथ का। लेकिन इस्लाम पंथ अपने आप में वो हिंदू सनातन आस्था की तरह ईसाई पंथ आस्था की तरह उतना ही महान है। ये बात सभी को स्पष्ट रूप से जो है वो समझ लेना चाहिए। एक पुष्पेंद्र कुशेश क्या हजारों जो है वो पुष्पेंद्र कुशेश कुछ भी कहते हैं जो है उसकी महानता पर, उसकी उदारता पर, उसके भाईचारे के संदेश पर कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। तो उनकी बातों से न उत्तेजित होना है न विचलित होना है। लेकिन बात इतनी सी साधारण नहीं है। बात इतनी सी साधारण नहीं है। यदि वो इस्लाम पंथ पर आक्रमण करने वाले और भी हैं, और भी असामाजिक कट्टरवादी तत्व हैं जो कि इस भारत में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इस तरह के दूसरे पंथों पर वो जो है वो आक्रमण जो है वो किया करते हैं। उसकी व्यथा कथा ये है कि ये कट्टरवादी तत्व जो है जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा पाले जाते हैं और इनका वो इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस्तेमाल खास करके चुनावी मौकों इत्यादि पर उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। और व्यथा कथा की जड़ यहाँ पर है कि हम ऐसी पार्टियों को समर्थन करते वोट करते हैं। तो यहाँ से उसकी जड़ काटना है कि हम ऐसी पार्टियों को वोट क्यों करते हैं। ये व्यथा कथा है। तो पुष्पेंद्र कुशेश जैसे लोगों की बात इतनी सिंपल नहीं है जो मैंने अभी बताया है। भारतीय जनता दल को संदेह था कि इसका चरित्र कुछ और है, ये पोज कुछ और कर रहा है। यह निश्चित इसको आशंका थी, भारतीय जनता दल को आशंका थी कि यह निश्चित है कि जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के फंडिंग पर खड़ा किया हुआ हिंदू सनातन के अपने को चैंपियन के रूप में दिखाते हुए गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वामपंथी जो है ये दोनों बहुत खतरनाक दुश्मन हैं इस देश के। गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जिसको कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम अभी भी कांग्रेस कह रही है, और उसने चुनाव आयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जो है राजनीतिक नाम की मान्यता ले रखी है। लेकिन ये दोनों गलत है। जब भी इसको भारतीय जनता दल को मौका मिलेगा तो वो भारत निर्वाचन आयोग से भी कोशिश करेगा, सर्वोच्च न्यायालय से भी कोशिश करेगा, और अन्य जगहों से भी कोशिश करेगा, क्योंकि उसके इस नाम को स्क्रैप करके ख़त्म करके जो इसका सही चरित्र है कि गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के रूप में जो है ही इसका नाम जो है वो दर्ज किया जाए, और लोग इसको उसी रूप में गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के रूप में ही उसको जाने, देश भी जाने, क्योंकि उसका यही चरित्र है और देश के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। और वाम दल तो ये उनसे उनकी फंडिंग पर ये भारतीय जनता दल को आशंका बहुत पहले से थी, लेकिन अब वो आशंका धीरे धीरे काफ़ी एक मैंने इत्मीनान में बदलती जा रही है कि उनकी फंडिंग पर ये भेष तो बदला हुआ है कि वो हिंदू सनातन आस्था का बहुत बड़ा
पुरोधा है, बहुत बड़ा रक्षक है, बहुत बड़ा प्रचारक है, बहुत बड़ा वो चैंपियन अपने को दिखाता है, लेकिन है एजेंट जो है वो जीएनपीसी और वाम दलों का, और उनके एजेंडे को चला रहा है। और ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जानते होंगे कि जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, वाम दलों का सबसे मुख्य एजेंडा रहता है इस देश में नफरत फैलवाना, इस भारतीय और फैलाना, और इस देश में नफरत जो है फैला करके भारतीय समाज को कमजोर करना। ये एजेंडा हमेशा जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों का रहता है। अब हो सकता है कि इसी मुहिम में बीजेपी वाले भी शामिल हो, आरएसएस वाले भी शामिल हो, और जो छुटभइये किस्म के, जो क्षेत्र किस्म के जो राजनीति चलाते हैं, समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, जेडीयू वाले, जेडीएस वाले, और जो है आरजेडी वाले, टीएमसी वाले, शिवसेना वाले, एनसीपी वाले, अकाली वाले, टीडीपी, डीएमके, ये सब इसमें शामिल हो, लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों है। हमारे देश में नफरत को फैला करके भारतीय समाज को कमजोर करना, और वैसे भारतीय समाज की एकता को तोड़ने के लिए तो ये सारी पार्टियां है, ये सभी लोग जो है हमारे आदरणीय अपने जो भारतीय अवाम इसको स्पष्ट देखती होगी। इसीलिए तो भारतीय अवाम ताकत दल जो संगठन है, इन्हीं सारी चिंताओं को देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए ये भारतीय एकता की मुहिम जो वो चला रहा है सबके ऊपर। वो देश की समस्याओं से अवगत है, लोगों के कष्टों से अवगत है, लेकिन वो मान रहा है कि सारे दुखों का, सारे कष्टों का जो मूल कारण है, जो ये सब जो बिखराव और विखंडन और नफरत जो है ये फैला रहे हैं। तो अब आ जाइए कि ये जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, यह भेष बदला हुआ है कि यह है हिंदू सनातन का यह बहुत बड़ा वो रक्षक, चैंपियन के रूप में अपने को पेश करता है, लेकिन इसका फेस बदला हुआ ये वास्तव में एजेंट है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों का, हमारे देश में नफरत फैला करके कमजोर करने का। मैंने समझता हूं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अकेला है, और भी होंगे। इस्लाम आस्था वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समाज में भी होंगे। एक नमूना तो आपके सामने जो है वो असदुद्दीन ओवैसी है, दूसरा वो बामन मेसरम भी है, तीसरा वो चंद्रशेखर रावण भी है। क्या क्या आग वो उगलता है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है कभी भी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है कभी भी बामन मेसरम के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कभी भी चंद्रशेखर रावण जो कि क्या आग उगलता है उसका नमूना हम बता रहे हैं भाई, उनके खिलाफ कभी नहीं बोलता है। ये सब चारों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि ये इसी तरह से ये चार तो प्रमुख हैं। भारतीय समाज में नफरत फैला करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों के एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। ये वामन मेसरम एक जो है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की एक शाखा है, वाम सैफ, उसका अध्यक्ष है। और ये हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के खिलाफ क्या आग उगलता है ये वामन मेसरम। जरा ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जरा उसको देखे, लेकिन ये नहीं बोलेगा। चंद्रशेखर रावण करके है शायद, वो भीम अपने को कहता है कि यानी भीम आर्मी का जो है वो चीफ या मुखिया, वह हमारे वही ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के खिलाफ वो भी उसी तरह से बामन मेसरम की तरह से आग उगलता है। वो
लेकिन ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ न तो वामन मिश्र के खिलाफ, न तो चंद्रशेखर रावण के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। ये सिर्फ जो है इस्लाम आस्था पर ही जो है उसका आक्रमण करने की उसकी एक गंदी आदत बनी हुई है। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया कि बात इतनी साधारण नहीं है। ये है एक तो ये नफरत फैलाने का जो है, जो एजेंसी जो उसने ले रखी है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों की ओर से। लेकिन जो लार्जर डायमेंशन का, जो बड़े आयाम का जो खतरा इस ऐसे तत्वों से है, वो देखने की जरूरत है। यह जब से भारतीय ताकत दल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देश की सारी समस्याओं की जो जिन समस्याओं से भारत जूझ रहा है, उसकी जड़ में ये दो बड़े गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और उससे भी बड़ा गद्दार जो है ये जवाहरलाल नेहरू। जब उनके विषय में भारतीय ताकत दल वो रखना चालू कर रहा है, वो रखना शुरू कर रहा है, तो यह भी उनका नाम लेता है, ऐसी बात नहीं है, बस उनको छू करके निकल जाता है। लेकिन ये दोनों कितने गद्दार हैं इसको नहीं बोलता, और आज तक उसने गद्दार तक नहीं बोला। ये गद्दार अब इसको वास्तव में, अब तक तो मैं सम्मानजनक ढंग से मैं बोलता था, अब मैं इसको ये सम्मान का पात्र भी नहीं है। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, ये नेहरू को आज तक गद्दार नहीं बोला। ये इसी से पहचानिए इसको। जिसने इतनी गद्दारियां की हैं हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, इन दोनों ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने भी और जो है जवाहरलाल नेहरू गद्दार, यानी इन दोनों गद्दारों ने, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने और गद्दार जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो इन सबों ने साजिशें की हैं, जो गद्दारियां की हैं, एक शब्द नहीं बोलता है ये गद्दार किस्म का ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। भारतीय ताकत दल ने यूट्यूब के माध्यम से ही अभी तो जनता के बीच में आना है, कुछ कोरोना का ठीक है, अब कम हो रहा है, अब आएगा, बस समझाएगा, लेकिन एक शब्द नहीं ये बोलता है। और ये उनकी व्यक्तिगत बातों को में उलझाए रहता है। कैसे? एक तो कहता है ये गद्दार नहीं बोलता है, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है ये गद्दार। अब तो इसको स्पष्ट रूप से गद्दार करना पड़ेगा भाई। आगे मैंने कितना और खतरा बन गया है ये बताने की जरूरत है कि ये जो है जो गद्दार किस्म का जो है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, यह नेहरू की, जो गद्दार नेहरू की व्यक्तिगत बातों को में ज़्यादा घुसता है। कि नेहरू माउंटबेटन की जो पत्नी थी एडमिना माउंटबेटन, उनसे क्या क्या व्यक्तिगत संबंध थे, उनसे इश्क था, बस यही सब बोलता रहता है। और उनके मलेशिया में देहांत पर नेहरू ने जो है वो इसमें क्या नाम है, संसद में जो है वो श्रद्धांजलि दिया। और फिर इसके बाद जयप्रकाश नारायण की जब मृत्यु हुई तो वही कांग्रेसी विरोध करने लगे कि ये चूँकि वो संसद के सदस्य नहीं है तो उनको जयप्रकाश नारायण को, इतने बड़े लोकनायक की मृत्यु का यही जेएनपीसी वाले विरोध कर रहे थे। और उसी का जो है वो ये नेहरू जो है वो एडमिना माउंटबेटन के मरने पर जो मलेशिया के किसी द्वीप पर, किसी आइलैंड पर उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये गद्दार नेहरू जो है वो जो यानी श्रद्धांजलि व्यक्त किया था संसद में, तो इसको बड़े विस्तार से बताएगा।
व्यक्तिगत बातों को। और एक चीज़, अच्छा, उसने संजोग से या कुछ संजोग से कुछ लोगों को इकट्ठा कर रखा है, जिससे उसकी टोली में आरएसएन सिंह हैं, जीडी बख्शी हैं। जीडी बख्शी बल्कि सुभाष चंद्र बोस पर कुछ ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि ऐसे खतरनाक आदमी के संगत में है वो। तो एक बड़ी साजिश और ये चलता है, एक बड़ी साजिश ये और चलता है, ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कि नेहरू की गद्दारियों को छुपाने के लिए, इंदिरा की गद्दारियों को छुपाने के लिए, राजीव की गद्दारियों को छुपाने के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी को छुपाने के लिए वह सारा का सारा जो है वो जो है सोनिया गांधी को के इर्द गिर्द जो है तमाम सबूत, तमाम बातें वो बोलता रहता है। वो कहता है कि संजय गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, ज्योतिरादित्य नहीं वो माधवराव सिंधिया की हत्या, राजेश पायलट की हत्या, और यहाँ तक कि जो उसका दामाद है सोनिया गांधी का, रॉबर्ट वाड्रा, उसके परिवार में जो है उसके सास और ससुर की हत्या, इसकी कहानी वो बहुत कह करके और फिर इसके और भी कृत्यों को बता करके, मतलब कि मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी के पापों को, जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी के पापों को, इंदिरा गांधी के गद्दारी के पापों को, राजीव गांधी की गद्दारी के पापों को बड़ी सफाई से वो ढकता है। ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। अब थ्रेशोल्ड तो तब पार हो गया, मेरा दिमाग बिल्कुल खोल गया। ये जो है मोरारजी देसाई अपने ढंग के बिल्कुल अप्रतिम प्रधानमंत्री, कुशल प्रशासक और व्यक्तिगत जीवन में मांस और मदिरा हमेशा उनसे दूर रही। और ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बताए कि मोरारजी देसाई को छोड़ करके कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि शराब का सेवन न किया हो, मांस का सेवन न किया हो। ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बताए, लेकिन वो अकेले लेकिन अकेले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये शायद इसको पता भी नहीं हो। और आगे सुनिए, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन को बिल्कुल अच्छी तरह पता होगा कि हमारे आम या साधारण या मध्यम वर्गीय आदरणीय भारतीय भाई बहन, गरीब भारतीय भाई बहन, मजलूम भारतीय भाई बहन के दो बड़े अभिशाप हैं, दो बड़े सामाजिक अभिशाप हैं। एक तो महंगाई, दूसरा शराब का सेवन। इस पर कोई बोलता नहीं है। इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से भारतीय जनता दल पूछना चाहता है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो कि ये दो पहलू हैं, जो महंगाई को किसी ने काबू में किया है? कोई प्रधानमंत्री, नेहरू, इंदिरा, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, कोई भी बताए? महंगाई जो कि हमारे मध्यम वर्गीय, गरीब, आम भारतीय भाई बहनों का सबसे बड़ा अभिशाप है। कोई प्रधानमंत्री जो है इसको काबू में, नियंत्रण में किया है? ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बताए। दूसरा, शराब का सेवन, शराबबंदी। आप लोग देखते होंगे ये नाटक कर रहा है ये नीतीश कुमार। इसी तरह के नाटक
और भी प्रयोग हुए हैं। ये आंध्र प्रदेश में भी एनटी रामाराव और वो चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी, टीडीपी की, बहुत पहले उसने भी एक नाटक किया था। और इसमें कभी कभी गुजरात में भी नाटक होता है, बिल्कुल सीमित रूप में। कभी कभी बंसी लाल ने भी अपना एक जो है वो, बंसी लाल मुख्यमंत्री थे वो हरियाणा के, तो उन्होंने भी अपने चुनावी वादे के अनुसार उन्होंने भी नाटक किया एक आध दो साल के लिए। लेकिन ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर देश को बताया है कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश को ये समझाने में कामयाब हुआ कि ये शराब का सेवन ये सबसे बड़ी सामाजिक कीमत है, जिसको भारतीय समाज जो है इसको सहन नहीं कर सकता, इसको वहन नहीं कर सकता, इसको एफोर्ड नहीं कर सकता। ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर बताए। यदि उसकी खोपड़ी में ये बात नहीं आती है तो भारतीय जनता दल ये बता रहा है उसको। ये महंगाई जो है, जो कि हमारे आम गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होती है। और कोई भी प्रधानमंत्री इस डायन के विषय में मोदी महोदय बहुत महंगाई डायन खाया जात है, बहुत पढ़ गए वहाँ पर कसीदे और कविता। लेकिन इस महंगाई डायन को अब देख लीजिए, 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल और 200 रुपये किलो वो सरसों का तेल। वो ये मोदी महोदय गरीब आदमियों को झोंक रहे हैं उसमें। तो मोदी महोदय का चमचा के रूप में तो अब अपने को दिखाता है, लेकिन है एजेंट किसका? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस और वाम दलों का एजेंट है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर। तो फिर से आप लोग सुनिए कि जानिए कि इस महंगाई को नियंत्रित करने वाला कोई प्रधानमंत्री ये बताए, गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर ये नहीं बता सकता, और शायद इसको जानकारी भी नहीं होगी। इसकी खोपड़ी में डालने के लिए भारतीय जनता दल बता रहा है कि मोरारजी देसाई एक अकेले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने महंगाई को काबू ही नहीं किया, उसको नीचे लाए। तो गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर तुम जान ले। हालांकि मैं किसी के प्रति जो है अपमानजनक शब्द यानी तुम का प्रयोग मैं नहीं करता हूं। अब ये तुम का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूं? ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर जो है हमारे इतने महान प्रधानमंत्री, इतने सख्त किस्म के प्रधानमंत्री, इतने सात्विक किस्म के, उसको गद्दार बोला है। और किस बात पर कि ये खुफिया जो है वो मैंने रा ऑफिसर जो कि पाकिस्तान में गया था, उसको ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर कहता है कि इसको लीक किया था हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। ये बहुत ही झूठ बोलता है ये। मैं देश को बताना चाहता हूं पूरे विश्वास के साथ और पूरी क्या कहने के दावे के साथ कि वो लीक किया था गद्दार इंदिरा गांधी ने, और वो ऑफिसर था हमारा कौशिक करके, और वो करीब 28-30 साल तक जो है वो पाकिस्तान की सेना में भर्ती हुआ था, और सारे राज सारे राज जो है पाकिस्तानी सेना की महत्वपूर्ण सूचनाओं का पता भी किया। लेकिन यही गद्दार इंदिरा गांधी ने वो पाकिस्तान को बता दिया, और वो पकड़ा गया और बहुत बेरहमी से मारा गया। तो गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर
वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई नहीं थे, वो गद्दार इंदिरा थी जिसको तुम बचा रहा है। ये आतंकवाद, अलगाववाद, ये कब से भारत को तंग कर रहा है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री किसी लोगों के जहन में भी नहीं है, और ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की भी खोपड़ी में नहीं होगा। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का इस विषय में जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनका दर्शन है, जो उनके विचार है, ये सभी देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है। उनका ये कहना था कि यह देश भारतीयों का है। जरा सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाईमान बहुत गौर से इसको सुने। उन्होंने बोला था यह देश हमारा, भारत देश भारतीयों का है, इसलिए इसमें सिर्फ भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए जिस किसी का भी यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में जरा भी तनिक संदेह है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री की क्षमता में बोला था। मैं पूछता हूं इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से, तुम कोई भी वो प्रधानमंत्री का नाम बता जिन्होंने अलगाववाद पर, आतंकवाद पर प्रधानमंत्री की क्षमता में इतनी बेबाकी से बोला हुआ। और भारतीय जनता दल का तो यह भी पूरा यकीन है कि यदि कोई भी प्रधानमंत्री इस रूप में बोल दे तो कश्मीर के आतंकवाद की, कश्मीर के अलगाववाद की समस्या खत्म। बस एक ही लाइन है कि जिसका भी इस देश के लोगों के साथ, इस देश के संविधान के साथ और यहाँ की मिट्टी में तनिक भी कम विश्वास है, वो इस देश को छोड़ दें। वो क्या बात है कि गिलानी मिलानी और फारूक अब्दुल्ला और क्या कहने कि वो उमर अब्दुल्ला और ये गुलाम नबी आज़ाद, ये गद्दार नेहरू की फौज है। उससे बात करने की क्या आवश्यकता है। ये तुरंत जो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होते तो भगा दिए होते इसको। लेकिन यह है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की खोपड़ी में नहीं जाएगा, तो शायद इसको मालूम नहीं है। लेकिन देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए अलगाववाद और आतंकवाद जैसे विकट समस्या पर इतनी बेबाकी से और इतनी जो है अस्पष्टता से और इतनी दृढ़ता से जो उन्होंने बात रखी है, यह देश भारत है और ये देश भारतीयों का है। इसलिए जिस किसी का भी यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है, वो इस देश को छोड़ दें। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री की क्षमता में बोला था। और शायद इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को यह भी नहीं मालूम है कि जब वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब वहाँ पर गए थे, लंदन में गए थे किसी मीटिंग में, यानी मिजो विद्रोह जो है बहुत पुराना विद्रोह चल रहा, आतंकवाद। वैसे तो पूर्वोत्तर भारत के जो 6-7 प्रांत हैं आपके त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश है। इसमें अलग अलग जो है आतंकवादियों के संगठन हैं, उनके आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट। लेकिन मिजो वाला सबसे पुराना है। तो उनके ज़माने में यानी 70 के दशक के अंत की बात हो रही है। 1970 लालडेंगा जो उसमें जो है वो मिजो विद्रोह चला रहा था, लंदन से चला रहा था और उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। शायद इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को नहीं मालूम होगा, लेकिन यह अपने आदरणीय देशवासियों से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को बताना आवश्यक है कि जब लालडेंगा उनसे मिलने की कोशिश किया
लंदन में, जबकि वो प्रधानमंत्री थे, कि सर आई वांट टू डिस्कस फ्यू ऑफ द इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बोला कि उसने ये बोला कि सर आई एम लालडेंगा एंड आई वांट टू डिस्कस फ्यू ऑफ द इश्यूज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब कि बोला कि मैं लालडेंगा हूँ, मैं पूर्वोत्तर भारत के कुछ मुद्दों पर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। उसका मतलब यह था कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, यदि मुंह से कुछ भी बात इनके निकल गई तो चूंकि आतंकवादी है वो, तो उसी की बात को लेकर के वो आगे बढ़ेगा, तो उसके दिमाग में यह था। इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को नहीं मालूम है कि लालडेंगा का नाम सुनते ही मोरारजी देसाई ने के दिमाग में स्ट्राइक किया कि इस बंदे को भारत की नागरिकता नहीं मिली है। उन्होंने बस एक ही शब्द पूछा, आर यू इंडियन, क्या तू भारतीय हो? अब वो कैसे कहता है कि वो भारतीय है? तो बोला कि नो सर। उन्होंने 1 मिनट में खारिज कर दिया कि देन डोंट वेस्ट माय टाइम हियर, बस खत्म। आज ये यूएनपीसी आतंकवादियों से बात करते करते हमारे 50,000 लोगों को मरवा दिया। अलगाववादियों को कश्मीर के अलगाववादियों से, कश्मीर के आतंकवादियों से को दामाद की तरह ये सब बुलाते रहते हैं यूएनपीसी के जितने भी नेता। अब तो बीजेपी के भी, बीजेपी ने जो महबूबा मुफ्ती के साथ जो सरकार बनाई, उसका क्या मतलब है कि जितने भी अलगाववादी हैं और आतंकवादियों के हमदर्द हैं, उनके साथ बीजेपी भी जो है वो नतमस्तक होती है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के उन आदर्शों से शायद परिचित भी नहीं है बीजेपी। लेकिन दुख इस बात का है कि मोरारजी देसाई के अधीन जो है बीजेपी के 2 शीर्ष नेता उनके अधीन में मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। लेकिन दुख इस बात का कि इतने महान और प्रशासक और देशभक्त और अपने व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत खान पान से इतने शुद्ध विचारों में देश के प्रति बिल्कुल सख्त, स्ट्रिक्ट, सुभाष चंद्र बोस हमारे सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों पर चलने वाले, उसको बीजेपी भी आज तक उनका मूल्यांकन नहीं कर पाई। उनको हमेशा जो है साइड में रखती रही। बीजेपी भी यूएनपीसी के ही पदचिन्हों पर चल करके वो नेहरू को कोई पूछती रही, इस गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी को पूछती रही। लेकिन उसने जो है लेकिन बीजेपी ने कभी भी मोरारजी देसाई को या उनके विचारों को, उनके शासन पद्धति को महत्व उसने नहीं दिया बीजेपी ने। ये भी बहुत गद्दार है बीजेपी पार्टी और मोदी जी भी। तो खैर, तो इस गद्दार जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को नहीं मालूम है, और शायद इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को यह भी जानना चाहिए कि वही जब लालडेंगा मरता है तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है प्रधानमंत्री के रूप में अपने रेल मंत्री को लगाता है उस आतंकवादी लालडेंगा के शव को स्कॉट करने के लिए लंदन से अजाल तक ये लगाता है। जरा देखिए, देखने देश इसको जाने कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के विचार कितने महान थे, आतंकवाद को डील करने में और अलगाववादियों के प्रति कितने सख्त थे, कितने स्पष्ट थे। लेकिन ये जो एजेंट है, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, जो वामपंथियों का जो एजेंट है, चीन के पैसे पर पलने वाला जो है, भारत में जो है नफरत फैलाने के लिए जो है, ये इस पर नहीं बोलेगा और नहीं इसको ज्ञान है। और भी चीजें हम बता रहे हैं इसको।
ये ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था। देश को जानना चाहिए कि खालिस्तानी आतंकवाद खालिस्तानी आतंकवाद का प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट, उसको स्थापित करना, ये गद्दार इंदिरा ने किया था। किसको? भिंडरावाले को। वो उसका नाम था जनरल सिंह भिंडरावाला। उसको आगे करके, जनरल सिंह भिंडरावाला को आगे करके ये गद्दार इंदिरा ने खालिस्तानी आतंकवाद की नींव रखी। जब वो काबू से बाहर हो गया, आपे से बाहर हो गया, बेकाबू हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब इसको मजबूरन केजीबी जो एक खुफिया एजेंसी रूस की है, उसके रिपोर्ट पर इसको कार्रवाई करनी पड़ी। और ये आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाला, ये हमारा जो पवित्र स्थल है, मंदिर है, स्वर्ण मंदिर में ही घुस गया था और वहीं से जो है आतंकवादी वो सारी गतिविधियां का संचालन करता था। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन उसी को निकालने के लिए किया गया था। ब्लू स्टार ऑपरेशन का चूंकि देश की सुरक्षा का सवाल था, हर एक नेता ने समर्थन किया था, सिर्फ एक को छोड़ करके, वो गद्दार था चंद्रशेखर बलिया वाला। हालांकि बलिया के लोगों ने उसको बहुत माकूल जवाब दिया था कि ये बलिया का भिंडरावाला है। बलिया के लोग चंद्रशेखर को बोलते थे कि ये बलिया का भिंडरावाला है। लेकिन हमारे जो आदरणीय हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जब उनसे एक पत्रकार पूछने गया, जबकि वो प्रधानमंत्री से रिटायर हो चुके थे, ब्लू स्टार ऑपरेशन पर, यह भी देश को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए और इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भी जानना चाहिए। और भारतीय जनता दल हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को बताना चाहता है कि मोरारजी देसाई अकेले व्यक्तित्व थे जिन्होंने ये कहा था कि इंदिरा, इट इज योर डिलेड एक्शन, ये तुम्हारी देर से की गई कार्रवाई है, अब तक तुम कहाँ थी, तुम कहाँ सो रही थी। और इनडायरेक्टली ये इशारा था कि तुम्हें ने तो जो है इसको जो है वो पनपाया था, इस आतंकवादी को। ये कहने वाले अकेले वो व्यक्तित्व थे। शायद यह भी उसकी खोपड़ी में, इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की खोपड़ी में नहीं आया होगा। इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को और भी चीज़ें हम वो बताना चाहते हैं। 1969 में इस गद्दार इंदिरा ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल यानी राष्ट्रपति के उम्मीदवार को नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ एक अपना कैंडिडेट जो है बीबी गिरी को खड़ा कर दिया और एक अंतरात्मा की आवाज़ का इसने जो है आह्वान किया। और नीलम संजीवा रेड्डी जो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के, उनको हरा करके अपमानित किया इसने, इस गद्दार इंदिरा ने। किनको? नीलम संजीवा रेड्डी को। अब ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, गद्दार ये कहना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जितना गद्दार वो कन्हैया कुमार था जिसने बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस पर कभी ये बोलता ही नहीं है। कन्हैया कुमार पर ये कभी बोलता ही नहीं है। तो उसी स्तर का है ये गद्दार। तो वो जो है नीलम संजीवा रेड्डी, तो जब ये जनता पार्टी की जब सरकार बनी, सरकार बनी, जब देखिए विषय बहुत लंबा है, इसको तो बहुत संक्षेप में बताने में भी जो है कम से कम घंटों लग जाएंगे, फिर भी कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, 1977 में, तो मोरारजी देसाई ने जो अपमान इंदिरा ने किया था नीलम संजीवा रेड्डी के साथ, उस अपमान को धोया उन्होंने। पहले तो उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को
लोकसभा का अध्यक्ष बनवाया और नीलम संजीवा रेड्डी को पहली और आखिरी बार सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनवाया। इसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी राष्ट्रपति को सर्वसम्मत से नहीं बनवा पाए। एपीजे अब्दुल कलाम के लिए वाजपेयी नाक रगड़ते रह गए। उनको बहुत उम्मीद थी कि कम से कम ये मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम की बहुत राजनीति करती रहती है जीएनपीसी, तो कम से कम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर वो सहमत हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने जीएनपीसी ने वाजपेयी की बात नहीं मानी और एपीजे अब्दुल कलाम का विरोध किया। मतलब कि वो वाजपेयी जी कामयाब, यानी उनकी बहुत इच्छा थी कि वो चूँकि जो मुलायम सिंह वगैरह तो तैयार ही थे, वो तो हमेशा मुस्लिम की राजनीति करते ही हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बहुत कोशिश थी इनकी वाजपेयी की कि कम से कम ये जो हमेशा मुस्लिम को लुभाती रहती है तो कम से कम ये समर्थन तो कर देगी। लेकिन वाजपेयी भी कामयाब नहीं हो पाए सर्वसम्मत से वो एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनवाने में। लेकिन मोरारजी देसाई ने पहली और आखिरी बार नीलम संजीवा रेड्डी को सिर्फ उनके अपमान को ही नहीं धोआ, उनको वो प्रतिष्ठा दी, सर्वसम्मत से जो है वो राष्ट्रपति बनवाए। और इतना ही नहीं, और आगे सुनिए, वो एक समाजवादी तमगा लूटने के लिए प्रिवी पर्स को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा तमगा लूटने का बहुत ये होड़ लगाई थी इंदिरा गांधी जो है 1969 या 70 के आसपास। प्रिवी पर्स वो व्यवस्था थी जिसकी व्यवस्था दे करके सरदार पटेल ने यानी 562 रियासतों को भारत में मिलाया था। इसलिए कि उनका ये कहना था कि साहब जब आप मेरी रियासत आप ले लेंगे तो हमारे जो है वो खर्चा पानी जो हमारा वो इस्टेब्लिशमेंट है उसके पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसने कहा भाई भारत सरकार आपको देगी। तो उस व्यवस्था का नाम था प्रिवी पर्स। तो उस प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए कम्युनिस्टों की सहायता पर वो तमगा लूटने में लगी हुई थी ये गद्दार इंदिरा गांधी। अब देखिए, लोकसभा से पारित हो गया था वो बिल जो है, राज्यसभा में एक मत से गिर गया था। बीबी गिरी हालांकि राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मौका ऐसा है, मौके की नज़ाकत ऐसी है। और ये बताना तो बीबी गिरी ने चमचागिरी में जबकि राष्ट्रपति थे, हमारे यानी महामहिम थे, राज्यसभा में एक मत से गिरने के बाद भी उन्होंने उस बिल पर दस्तखत कर दिया। वही चीज जो है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई और उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। और मैंने जो बिल राज्यसभा में एक मत से गिर गया हो और उस पर राष्ट्रपति दस्तखत करता हो, कितना कितने बड़े संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। यह जो है जो फैसला आया, और ये फैसला जो है यानी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने वो ऐतिहासिक फैसला दिया। और ऐतिहासिक शब्दों में वो सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को याद करना चाहिए, जानना चाहिए और स्मरण करना चाहिए और अपने दिल में बिठाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ, वो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं कि संविधान की हत्या करने के विरोध में करने के कारण भारत के राष्ट्रपति पर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्होंने फैसले में लिखा था, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि मुख्य न्यायाधीश थे उस केस में,
कि और इसको बहुत ध्यान से जरा सुनिएगा, भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है जो जिसको चाहे नवाब बना दे। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रावधानों से बंधा हुआ है। इतना बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला साहब ने उस बीबीगिरी के मुंह पर मारा। वो अकेले जो है इतने महान हमारे न्यायमूर्ति थे मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब, देश को जानना चाहिए। तो इतने महान न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब को सम्मान देने वाले भी हमारे मोरारजी देसाई ही थे, जिन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब को, उनको भी सर्वसम्मत से भारत का उपराष्ट्रपति बनवाया। यह इस गद्दार पुष्पेंद्र कुशवाहा को जानना चाहिए। अब इसकी गद्दारी को और भी भारतीय जनता दल बेनकाब करेगा और इसने एक लक्ष्मण रेखा पार की है। क्या लक्ष्मण का? कि इतने महान और इतने काबिल, इतने कुशल प्रशासक, और हाँ जो ये शराबबंदी, तो वही मैंने कहा कि छिटपुट मैंने एकाध राज्यों में कुछ समय के लिए, लेकिन इस गद्दार पुष्पेंद्र कुशवाहा को जानना चाहिए कि हमारे वो जो आदरणीय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, वह सीमित क्षेत्र में नहीं पूरे देश में जब तक वो प्रधानमंत्री रहे 27 महीने पूरे देश में उन्होंने शराबबंदी लागू किया था और देश को समझाने में पूरी तरह कामयाब थे कि शराब का सेवन हमारे खास करके गरीब और आम भारतीय भाई बहनों पर जो सामाजिक कीमत है वो जो है उस कीमत की कोई कीमत जो है बराबरी नहीं कर सकता। ये बात जो है वो ये बात जो है इसको फिर से मैं कह रहा हूं, मोरारजी देसाई ने कहा था कि ये शराब का सेवन, अल्कोहलिज्म, ये इतनी बड़ी बुराई है और ख़ास करके हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहनों को या उनके परिवारों को जिस तरह से प्रभावित करती है, तो जो इसकी सामाजिक कीमत है, इस कीमत की बराबरी कोई और सामाजिक कीमत नहीं कर सकता है। ये अच्छी तरह से हमारे वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने देश को समझाया था। शायद यह भी बात इस गद्दार पुष्पेंद्र कुशवाहा को मालूम नहीं है। तो ये सारी बातें और भी चीज़ें भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गद्दार किस्म का है, ये पुष्पेंद्र कुशवाहा जो है उनको गद्दार बोला है और यह हमको मालूम है ये गद्दार क्यों बोला है। ये गद्दार पुष्पेंद्र कुशवाहा जो है हमारे इतने महान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को गद्दार क्यों बोला है? सिर्फ इतने घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू को की गद्दारी को छिपाने के लिए, इतने घोर गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी को छिपाने के लिए, जिन्होंने इस देश के साथ भी और हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो इन दोनों ने मिलकर के गद्दारियाँ की हैं, वो यानी उन गद्दारियों से हमारे देश के लोग परिचित न हो पाएँ, जान न पाएँ, वही साजिश ये कर रहा है गद्दार पुष्पेंद्र कुशवाहा। भारतीय जनता दल इसको छोड़ेगा नहीं और वो चुनौती भी दे रहा है कि तो तुम्हें यदि नैतिक साहस है अपनी बातों पर तो सामना कर पले।
और ये चीज़ें जो है ना कभी बर्दाश्त है। एक तो सब ये गद्दार हैं, तो इन्होंने क्या क्या अभी तो बताना बाकी है कि हमारे जो है इतने बड़े राष्ट्रभक्त जो है वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ इन जो है मोहनदास करमचंद गांधी और जो है जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों गद्दार, इनकी पूरी की पूरी टोली क्या गद्दारी की। और इस मुल्क के साथ, और जो नेहरू बैठा प्रधानमंत्री के रूप में, क्या अभिशाप दे गया इस देश को। अब आगे आने वाले में बताएगा, यदि ये नेहरू और गांधी न होते तो पाकिस्तान नहीं बनता, पाकिस्तान नहीं बनता तो तालिबान नहीं बनता, पाकिस्तान नहीं बनता तो बांग्लादेश भी नहीं बनता, बांग्लादेश भी नहीं बनता तो जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या नहीं होती, और एनआरसी की समस्या नहीं होती, सीए की समस्या नहीं होती। सारी समस्याओं की जड़ में हैं ये दोनों गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है ये जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं की गद्दारियों को छिपाने के लिए जो है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है हमारे इतने महान और इतने विचारों में सख्त, और व्यक्तिगत जीवन में भी ये तो दावा मैं करता हूँ कि मोरारजी देसाई के अलावा वो किसी प्रधानमंत्री का नाम तो बताए जो व्यक्तिगत जीवन में खान पान में शुद्ध रूप से न तो मांस का सेवन, न तो शराब का सेवन करता हो। तो ऐसे गिरे हुए आदमी और इतना गद्दार आदमी के विषय में कुछ कहना, लेकिन भारतीय जनता दल उनको छोड़ेगा नहीं। और ये विशेषता इस की बात है कि ये बामन मेश्रम हुआ, चंद्रशेखर रावण हुआ, जो कि हमारे इसी समाज में, अब इसके पहले तो वो मायावती बोली थी कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते चार, और अभी भी बामन मेश्रम और चंद्रशेखर रावण कितना हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के खिलाफ क्या क्या आग उगलते हैं, इसके खिलाफ ये एक शब्द नहीं बोलता है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह जानना चाहिए, और इसको बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता दल बेनकाब करेगा। और इसी तरह से भारतीय जनता दल इस असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, जो कि अब ये इसका असली चेहरा सामने आ गया है कि यह हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों समाज का हितैषी नहीं है, ये तालिबानी है, ये तालिबान का समर्थक है। चलिए, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। और इस वीडियो को हमारे कम से कम जितने भी इनके समर्थक हैं गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के, वहाँ इस वीडियो को जरूर डालें, लोग इसको जरूर समझें। और इसका व्यापक रूप से आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि इसका प्रचार करिए। और जो एजेंसी खोल रखा है इसने गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, उस एजेंसी को बंद करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।